नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। 8 लोगों की हत्या के 7 दिन बाद आखिरकार आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचा। अब सवाल यह है कि आशीष की गिरफ्तारी होगी या फिर आज वो ऑफिस घर चला जाएगा। इस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर केस में आशीष मिश्र से पूछताछ लगातार चल रही है। 8 घंटे हो गए हैं तब से पूछताछ चल रही है और 11 बजे का टाइम क्राइम ब्रांच ने दिया था, लेकिन आशीष मिश्र जो हैं वो 11 बजे से पहले ही 20 मिनट पहले 10:40 पर पहुंच चुका था क्राइम ब्रांच के ऑफिस और तब से लेकर अब तक लगातार आशीष से पूछताछ चल रही है। लेकिन जो वीडियो पेश किए गए हैं सबूत के तौर पर आशीष ने कि मैं उस समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, उसमें 1 घंटे को लेकर 2:36 से लेकर 3:30 पर सवाल है। सूत्रों के हिसाब से जो खबर आ रही है वो यही है। आइए सीधे इस वक्त हम आपको लखीमपुर खीरी लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक, 8 घंटे हो चुके हैं, पूछताछ लगातार चल रही है, क्या कुछ अंदर से पता चल पाया है? और ये जो 1 घंटा 2:36 से लेकर 3:30 बजे तक का समय है, ये क्या मामला है? अभिषेक, हमारी आवाज आप तक आ पा रही है? अभिषेक, हमें सुन पा रहे हैं आप? लगातार चल रही है, क्या कुछ अंदर से पता चल पा? अभी लगता है संपर्क हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा से नहीं हो पा रहा है। वो कवायद शुरू हो गई थी, 11 बजे के करीब यहाँ पर आशीष मिश्रा आया था और उसके बाद में 8 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी तक देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल जो है वो पूछताछ जारी है। अभी बाहर नहीं निकला है आशीष मिश्रा। हम आपको दिखा देते हैं, क्राइम ब्रांच के दफ्तर के ठीक सामने हम मौजूद हैं, जहाँ पर पूछताछ लगातार जारी है और खास तौर पर अगर देखा जाए तो गिरफ्तारी को लेकर के संभावनाएं ज़्यादा नजर आती हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूछताछ लगातार चल रही है, 8 घंटे से ज़्यादा का समय रहा, कई तरह के सवाल पूछे गए और इस बीच में सवाल ये भी किया गया कि आप उस वक्त जब वो घटना घटी थी तब आशीष मिश्रा कहाँ था, और उस बीच में कहीं ना कहीं 2:36 दोपहर के लेकर के 3 बजे तक आशीष कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। यही कारण है कि पुलिस जिस तरीके के सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि वो फिलहाल ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आई है आशीष के जवाबों से। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले को लेकर के क्या रुख होगा, क्योंकि सवालों के जवाब देने की असंतुष्टता एक तरफ दिखाई देती है, तो वहीं 8 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ में एक एक सवाल पर पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस ने बयान लिए हैं, सबूतों को उसने रखा है, वीडियोज दिए हैं, एफिडेविट दिया है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या गिरफ्तारी होगी, क्योंकि तैयारी जो है वो यहाँ पर पूरी मुस्तैद है। शहर में भी पीएसी लगाई गई है अलग अलग स्थानों पर, ताकि किसी भी तरीके की हिंसा ना भड़के, और तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने यहाँ पे पहले ही तैयारी कर ली है। जी अभिषेक, कितनी संभावना इस बात की गिरफ्तारी होगी या नहीं? देखिए सईद, हमें देखना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो समय है वो 10:55 पे शुरुआत हुई थी इस पूरी पूछताछ की, लगातार ताबड़तोड़ 8 घंटे हो चुके हैं। बीच में कोई अधिकारी बीच में आता है, फिर वापस जाता है, एसपी बाहर निकलते वो अंदर जाते हैं, लेकिन और इसके अलावा कोई सूचना भी नहीं मिल पाई है। हालांकि जो हमको पता चल पा रहा है वो ये है कि लगातार 40 से ज़्यादा सवालों को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चनिंग की गई है, एक एक डिटेल हुई है, लेकिन संभावनाएं जो है वो लग रही है कि पुलिस अपनी हिरासत में लेगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरी पूछताछ बढ़ी है और चूंकि हर एक एंगल को खंगाला जाना है, जो दावा किया जा रहा था, जो वीडियो में नजर आया था, और आशीष मिश्रा और उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री लगातार जो कहते रहे कि वो मौके वारदात पर मौजूद नहीं था, लेकिन जो हमें पता चल रहा है कि जो समय है 2:36 से 3:30 बजे का, उसमें कोई साक्ष्य, कोई प्रबल साक्ष्य नहीं मुहैया करा पाए हैं आशीष मिश्रा। अभिषेक, हम आपको कुछ ही देर के लिए रोक रहे हैं, दोबारा आपसे बात करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर यह है कि आशीष मिश्र की गिरफ्तारी हो सकती है। सूत्रों के हिसाब से जो खबर आ रही है, जो सूत्र अंदर से बता रहे हैं, जो पूछताछ चल रही है, और उसके हिसाब से खबर आ रही है कि आशीष मिश्र को गिरफ्तार किया जा सकता है। अभिषेक, सूत्रों के हवाले से भी यह खबर आ रही है, कैसे, कितनी संभावना इस बात की?
देखिए बिल्कुल सही, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जिस तरीके के सवाल जवाब किए गए हैं आशीष मिश्रा से इस पूरे मामले में, और कहीं ना कहीं पुलिस ने एक एक चीज़ों को खंगाला है। यहाँ पे एसआईटी की 6 सदस्यीय जो टीम थी उसने हर एक पहलू को देखा है, और बार बार ये चीज़ निकल के आ रही है, क्योंकि जो बड़ा सवाल है वो यही है कि मौका वारदात पे जो समय था उस पर किसी तरीके से आप कोई एविडेंस नहीं दे पाए हैं आशीष मिश्रा। ठीक है अभिषेक हम कुछ देर के लिए रोक रहे हैं आपको, आगे और बातचीत करेंगे। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। खबर यह आ रही है कि आशीष मिश्र को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इस सूत्रों की खबर है उधर लखीमपुर में हत्या के आरोपी आशीष मिश्र सुबह 10:40 पर आशीष पुलिस के सामने पेश हुआ। पूछताछ के बाद अपनी बेगुनाही के सबूत आशीष ने पुलिस को एसआईटी को सौंपे, गवाहों के हलफनामे दिए, लेकिन सवाल जवाब का यह सिलसिला लगातार चल रहा है। 3 अक्टूबर का सवाल पूछा गया कि आप 2:36 से 3:30 बजे के बीच कहां थे। खबर यह आ रही है कि इसका जवाब आशीष नहीं दे पाया। लखीमपुर कांड में पुलिस को जो आशीष मिश्र ढूंढे से नहीं मिल रहे थे, पुलिस जिनसे बार बार पूछताछ की गुजारिश कर रही थी, वो मंत्री पुत्र आशीष मिश्र 2 नोटिस के बाद थाने पहुंच गए। कायदे से कड़े हुए बाल, छक सफेद कुर्ता पैजामा, माथे पर तिलक, लेकिन रुमाल से आशीष मिश्र ने अपना चेहरा छिपा रखा था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 11 बजे पहुंचना था। 10:40 20 मिनट पहले ही आज आशीष मिश्रा यहाँ लखीमपुर क्राइम ब्रांच पहुंच चुका है। अंदर गेट बंद हो चुका है, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। अभी जानकारी ऐसी कोई नहीं है, आप लोग कृपया दूरी आप लोग बना लें। चलिए वो आ गए हैं, आप लोग पीछे आप लोग प्लीज। आशीष मिश्रा यहाँ पर आ चुके हैं, इस बात की पुष्टि हो गई है। आशीष मिश्रा यहाँ पहुंचे हुए हैं, और अगर देखा जाए तो अब आशीष मिश्रा से पूछताछ होगी। जिस आशीष मिश्रा की तलाश में पुलिस को 2 नोटिस चस्पा करने पड़े, वो आशीष मिश्रा आज 11 बजे के वक्त से 20 मिनट पहले यहाँ पहुंच चुका है। ठीक 11 बजे क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आरोपी आशीष मिश्र से पूछताछ शुरू हुई। आशीष मिश्र से उनके वकील और मंत्री अजय मिश्र के एक प्रतिनिधि की मौजूदगी में पूछताछ का सिलसिला चला। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, लखीमपुर के एसडीएम के सामने धारा 164 के तहत आशीष के बयान दर्ज किए गए। आशीष ने 10 लोगों के बयान के साथ हलफनामा भी दिया, जिसमें कहा गया कि घटना के वक्त आशीष दंगल में ही था। साथ ही खुद को निर्दोष बताते हुए पूछताछ कर रही क्राइम ब्रांच टीम को दंगल में अपनी मौजूदगी के कई वीडियो भी सौंपे। मजिस्ट्रेट को अंदर बुलाया गया। मजिस्ट्रेट के सामने आशीष मिश्रा जो कुछ कह रहे हैं वो कलमबंद बयान माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आशीष मिश्रा अपने साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ करीब दर्जन भर लोगों का एफिडेविट लेकर के आए हैं, जो इस बात के लिए उन्होंने शपथ पत्र दिया हुआ है कि आशीष मिश्रा वहां पर कुश्ती के दंगल में जो आयोजन हो रहा था वहां पर मौजूद थे। आशीष ने क्राइम ब्रांच को जो वीडियो सौंपे वो वही वीडियो हैं, जिन्हें दिखाकर वो खुद को बेगुनाह बता रहा था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आशीष मिश्र ये साबित नहीं कर पाया कि ये वीडियो ठीक उसी समय के हैं जिस समय किसानों को उनकी थार गाड़ी ने कुचला था। जो आशीष मिश्रा से कहा गया कि आप उस घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, इस बात के सबूत दीजिए, तो वीडियो तो दिखा रहे हैं कि वो दंगल करवा रहे थे, पहलवानों के बीच में रेफरी का काम कर रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन वो घटना के वक्त वहां नहीं थे। इस बात के अभी तक कोई ऐसे प्रमाण नहीं दे पाए, क्योंकि जो वीडियो है उसके उनके पास जो वीडियो है दूसरे मोबाइल से फॉरवर्डेड वीडियोज आए हैं। आशीष मिश्र आरोपी है, वो भी हत्या के, लेकिन केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं। उनके पिता के पीछे बीजेपी समर्थकों की फौज है और इस फौज के लिए मंत्री का बेटा पूरी तरह से बेगुनाह है, चाहे उस पर कितने भी संगीन आरोप क्यों न हो। इसलिए जब आशीष मिश्र थाने में कदम रख रहे थे तो इधर मंत्री जी के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता हुंकार भरने लगे, इस दलील के साथ कि बीते रविवार को जो लोग जमा हुए थे वो किसान नहीं आतंकी थे। आशीष मिश्रा मोनू भैया दंगल स्थल पर थे, वो घटना जब तक कोई साक्ष्य नहीं तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। वहाँ किसान के रूप में आतंकवादी थे, वहाँ पे खालिस्तानी थे। मंत्री जी भी समर्थकों के आगे किसी विजेता के अंदाज में कैमरे के सामने आए और कानूनी कार्रवाई से पहले ही बेटी की बेगुनाही का ऐलान कर दिया। ऐसा है, देखिए निष्पक्ष जांच होगी,
और आप निश्चित हम लोग मानते हैं कि वो कार्यक्रम स्थल पर थे, घटना स्थल पर नहीं थे। ये सब लोगों को पता है। चढ़ो चढ़ जाओ, पहुंच जाओ उनके पास। किया है, इसलिए वो पूछताछ के लिए गए हैं, है ना। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर बात होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। आगे की कार्रवाई हो सो हो, मंत्री के बेटे को थाने तक लाने में क्या क्या पापड़ बेले गए ये भी समझ लीजिए। पुलिस ने 7 अक्टूबर को घर पर नोटिस चिपकाया, फिर 8 अक्टूबर को भी नोटिस लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकारा, पार्टी आलाकमान ने मामले में दखल दिया। लखीमपुर का मामला अपराध सियासत से आगे बढ़कर सच्चाई और मारे गए लोगों के इंसाफ का है। उम्मीद यही है कि जांच पूरी होने पर लखीमपुर हिंसा के असल गुनहगार कानून के शिकंजे में होंगे। लखीमपुर से संतोष शर्मा, आशुतोष मिश्रा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कानूनी कार्रवाई के बीच लखीमपुर पर राजनीतिक तकरार भी काफी तेज हो गई है। लखीमपुर हिंसा के मामले में मंत्री के बेटे आशीष को बुलाया गया था और आशीष आज पेश हुआ तो विपक्षी दलों ने सवाल किया कि पिता के मंत्री रहते निष्पक्ष जांच कैसे संभव है। विपक्ष आशीष की गिरफ्तारी और उनके पिता अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग पर अड़ा है ताकि जांच में कोई आंच न आ सके। दो नोटिस और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्रीय मंत्री के साहबजादे पुलिस के सामने हाजिर हुए। अपनी बेगुनाही का सबूत दिया और सारे के सारे आरोपों को झूठा बता दिया। लेकिन क्या लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की ये दलीलें किसानों की मौत पर मचे कोहराम को शांत करने के लिए काफी हैं? क्योंकि जिस वक्त लखीमपुर के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष मिश्रा से सवाल जवाब हो रहा था, ठीक उसी वक्त दिल्ली की सड़कों पर यूथ कांग्रेस ने अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर संग्राम छेड़ रखा था। राज्य गृह मंत्री केंद्र का वो खुद ही उनका बेटा शामिल है, जल्दी से जल्दी उसका इस्तीफा चाहिए। पत्रकारों का हत्या हुआ है, वो उसको भी छुपा के रखने का काम किया है सरकार ने। शर्म आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हम इन लोग से डरेगा नहीं है। लाठी चलाना, गोली चलाना, जो करना करो। लखीमपुर कांड पर सक्रिय तमाम दलों के नेता लगातार दो ही मांग कर रहे हैं। पहली आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की और दूसरी अजय मिश्रा को पद से हटाने की। और इस मांग के पीछे की वजह आप खुद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस बयान से समझ सकते हैं। देखिए, निष्पक्ष जांच होगी और आप निश्चित हम लोग मानते हैं कि वो कार्यक्रम स्थल पर थे, घटना स्थल पर नहीं थे। ये सब लोगों को पता है। चढ़ो चढ़ जाओ, पहुंच जाओ उनके पास। किया है, इसलिए वो पूछताछ के लिए गए हैं, है ना। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर बात होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ऐसी वैसी बात होने पर साथ का भरोसा दे रहे हैं और साथ के इसी भरोसे से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहा है। विपक्षी दल निष्पक्ष जांच के लिए मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। आरोपी आशीष मिश्रा ने सरेंडर जरूर किया है, बस एक दिखावा मात्र है। क्योंकि आरोपी के पिताश्री जो अजय मिश्रा जी हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनको अपने पद से जब तक इस्तीफा नहीं देते, अगर वो अपने पद पे बने रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। एक हफ्ते तक पुलिस जिनके घर पे ही नहीं पहुंच पाई, उस पुलिस से न्याय की क्या उम्मीद लगाई जाएगी? जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद पे जमे रहेंगे, तब तक न्याय की क्या देश उम्मीद लगाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और सीबीआई पर बिना कुछ कहे सवाल उठाए हैं, ये केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी बात है। उसको इस बात को सुप्रीम कोर्ट के इशारे को समझना चाहिए। हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी की जांच से ही इसके अंदर सच सामने आ सकता है। उधर अजय मिश्रा अपने इस्तीफे की मांग को पहले ही फिजूल बता चुके हैं। लखीमपुर का केस सामने आने के बाद से ही वो अपने बेटे की बेगुनाही पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन उनकी इस दलील पर ना तो विपक्षी दलों को भरोसा है और न ही किसान नेताओं को। उनका पिता देश का गृह राज्य मंत्री रहेगा, पुलिस सख्ताई से उससे पूछताछ कर ही नहीं सकती।
ऐसे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लखीमपुर हिंसा के 6 दिन बीत जाने के बाद पुलिस मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से पूछताछ कर सकी, वो भी 2 बार की गुहार के बाद। यही वजह है कि आज तक से बातचीत में प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को सीधे पीएम से जोड़ दिया था। आपने इतना भी नहीं कहा कि अन्याय हुआ है इन लोगों के साथ, कि ये जो हुआ ये गलत हुआ, इतना भी नहीं कहा। अब आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आपके गृह राज्य मंत्री जो पिता हैं इस अपराधी के, वे बयान दे रहे हैं कि वो वहाँ नहीं था। जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो कह रहे हैं कि हमने देखा, हम पहचानते हैं उस लड़के को, हम वहाँ थे। जो पत्रकार वहाँ पे कुचले गए हैं उनका परिवार कह रहा है कि वो पहचानता है। सब कह रहे हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनके पिताजी की बात सुनिए। मंत्री के बेटे से पूछताछ के बाद भी विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि पिता के मंत्री रहते क्या जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और इसी मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। लखीमपुर से संतोष शर्मा, आशुतोष मिश्रा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में विपक्ष को योगी सरकार के विरुद्ध लखीमपुर खीरी कांड की शक्ल में एक बड़ा हथियार मिल गया। न्याय की मांग में अगर वोट मिल जाए तो क्या बुराई। विरोधी पार्टियां इसे एक अवसर के रूप में ले रही हैं और उन्हें लगता है कि इससे बेहतर हमें अवसर नहीं मिल सकता। इसीलिए माहौल काफी गर्म है और विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि उन्हें इसका फायदा मिले। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार। यूपी के चुनावी माहौल में लखीमपुर कांड से ऐसी सियासी लहर उठी है कि पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ यूपी सरकार पर हमलावर हो गया। किसानों की मौत से शुरू हुआ सियासी संग्राम अब कानून और संविधान तक पहुंच गया है। यूपी की सियासी भट्टी को लखीमपुर कांड के कोयले ने तेजी से दहका दिया है। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी तीनों लखीमपुर की आग से बीजेपी का कमल झुलसा देने को बेकरार हैं। आग कहीं ठंडी न पड़ जाए, इसलिए तीनों पार्टियों ने हवा देने की अपनी अपनी तैयारी कर ली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अक्टूबर से चुनावी एक्शन शुरू करने वाले हैं। पूरे यूपी में उनकी पार्टी समाजवादी विजय यात्रा निकालेगी। इस चुनावी यात्रा से पहले ही अखिलेश ने साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उनकी पार्टी बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो बीजेपी ने भी उन्हें एसपी के कार्यकाल की याद दिला दी। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। और एक बार नहीं कोर्ट से ये टिप्पणी आई, कई बार कोर्ट ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है। और उसका परिणाम देख लीजिए क्या है। 2012 से मैं 2016 तक की कहीं बात करूं तो 200 से ऊपर आपके यहाँ दंगे होते थे। दंगों का प्रदेश बन गया था उत्तर प्रदेश। और आपके यहाँ कहीं संविधान की बात करते हैं जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है विचारों की अभिव्यक्ति, और उस विचारों की कहीं कोई अपना विचार रखना चाहे, एक पत्रकार जो शाहजहांपुर का था, तो आपने और आपकी सरकार ने और आप लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचकर उसको जिंदा जला दिया था। तो कहां की बात कर रहे हैं। उधर लखीमपुर की घटना के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय प्रियंका वाड्रा पीएम के संसदीय क्षेत्र में 10 अक्टूबर को रैली करेंगी। इसके बाद 12 अक्टूबर को प्रियंका योगी के गढ़ गोरखपुर में एंट्री करेंगी। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार की पहली लिस्ट 10 अक्टूबर को ही जारी हो सकती है। प्रियंका अपने प्रयास से कार्यकर्ताओं में ये भरोसा जताने की कोशिश कर रही है कि यूपी में इस बार कांग्रेस कुछ बड़ा करने को तैयार है और यही वजह है योगी सरकार पर हमले का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही है। जो करोड़ों सफाई कर्मचारी हैं, करोड़ों दलित बहन भाई हैं, जो करोड़ों महिलाएं अपने घरों में रोज सुबह झाड़ू लगाती हैं, उनके बारे में कहा है। तो आपने एक ऐसा नजरिया हमारा मुख्यमंत्री रखता है, एक ऐसी मानसिकता है उनकी कि वो इस तरह की बात करते हैं। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी पूरे एक्शन में आ गई हैं। 9 अक्टूबर को बीएसपी के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में मायावती ने एक बड़ी रैली से अपने अभियान का आगाज कर दिया।
यहाँ बीजेपी, सपा व कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, ओबीसी की पार्टी, शिवसेना व अन्य और भी पार्टियां जो अपने अपने वोट की खातिर अभी से ही यूपी की जनता को किस्म किस्म के वायदे कर रही हैं, तो वो केवल हवाई है, उसमें रत्ती भर भी दम नहीं है। इन 3 बड़े खिलाड़ियों के अलावा इस बार यूपी के मैदान में नए खिलाड़ी भी हैं। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी लखीमपुर के बहाने दमखम ठोक रहे हैं। अगर 7 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती तो हम जैन साहब के नेतृत्व में, यहाँ की टीम के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास को उनका घेराव करने का काम जो है करेंगे। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी। ओवैसी और राजभर ने अलग मोर्चा खोला हुआ है। सारे संकेत तो यही बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी के लिए यूपी की लड़ाई 2017 जितनी आसान नहीं होगी। हालांकि विरोधियों पर भी जवाबी वार योगी ने भी तैयार किया ही होगा। आज तक ब्यूरो। हमारे देश की राजधानी दिल्ली पर बिजली संकट का खतरा मंडरा रहा है। टाटा पावर ने दिल्ली में ग्राहकों को संदेश भेज दिया, जिसमें कह दिया गया है कि पावर प्लांट्स में कोयले की भारी कमी है। ऐसे में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली की सप्लाई में कमी होगी। और दिल्ली के अंदर देखो, अगर बिजली नहीं मिलेगी तो बड़ा मुश्किल होगा। कि प्लांट्स पे कैपेसिटी होते हुए हमने पीपीए कर रखे हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट किए हुए हैं, उसकी आधी बिजली दे रहे हैं। राशनिंग करने की हालत आ रही है कि राशनिंग कर रहे हैं। और जो स्पॉट से हम खरीद रहे हैं, दिल्ली जो बिजली बाहर से खरीद रहा है, स्पॉट पे खरीद रहा है, उसके रेट 20 रुपये यूनिट है आज की डेट में। स्वागत एक बार फिर से आपका शंखनाद में। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। और अब खबर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की। आर्यन गुनहगार है या शिकार, यह सवाल तब खड़ा हुआ जब उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी के विरुद्ध खुलासे कर रहे हैं। आज नवाब मलिक कुछ और सबूतों के साथ सामने आए। एनसीबी के कार्रवाई को कटघरे में उन्होंने खड़ा कर दिया। इस बार एक और बीजेपी नेता पर नवाब मलिक ने आरोप लगा दिया। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन शो की शुरुआत इस समय की एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने अरबाज मर्चेंट को, ड्रग्स देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया था। कल पूछताछ करने के बाद इसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। और एनसीबी के अनुसार इस ही शख्स ने, यानी कि इस व्यक्ति ने अरबाज को ड्रग सप्लाई की थी, जिसे आर्यन खान तक पहुंचाया गया। वहीं एक और बड़ी खबर, आर्यन खान की जमानत के लिए मुंबई सेशन कोर्ट में दाखिल याचिका हो चुकी है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। बहरहाल आर्यन खान, जो कि शाहरुख खान का बेटा है, वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। आइए इस वक्त हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। विद्या हमारी संवाददाता हमारे साथ है। विद्या, जमानत याचिका दाखिल कर दी गई है, तो क्या सोमवार को इस पर फैसला हो सकता है या कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा शाहरुख खान को अपने बेटे की रिहाई के लिए भी? जी देखिए, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जितनी जल्दी सुनवाई होती है उतनी जल्दी तो सेशंस कोर्ट में नहीं होती है, इसलिए समय थोड़ा सा लगता जरूर है। लेकिन जैसे ही फाइल हुआ तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि पैंडेमिक का समय चल रहा है, इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको क्वारंटाइन में रखा जाता है। 24 घंटे के क्वारंटाइन के बाद ही उस पर कोई कार्रवाई शुरू होती है, उसमें नंबरिंग होती है। तो अभी फिलहाल इस तरह की अभी जो क्वारंटाइन का जो समय है वही चल रहा है। मंडे को उसके बाद उसमें डॉक्यूमेंटेशन पर नंबरिंग होगी, फाइलिंग होगा, तो वो तमाम जो कार्रवाई होती है सुनवाई के पहले वो होगी और उसके बाद ही सुनवाई होगी। मानिश शिंदे जो आर्यन के वकील है, उन्होंने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की है। एनसीबी को पहले ही नोटिस दे दिया है और कहा है कि भाई आप मंडे को आ जाइएगा और रिप्लाई फाइल कर दीजिएगा, क्योंकि रिप्लाई फाइल करेंगे उसके बाद ही जिरा शुरू होगी और उसके बाद ही अदालत किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगा। तो समय जरूर लगता है। और याद रखें, अगले हफ्ते दशहरा की भी छुट्टी है, उसके पहले ही कोशिश इनकी यही रहेगी कि अगर फुल बेल नहीं मिले तो कम से कम इंटरिम बेल मिल जाए, ताकि वो अपनी जो रिहाई है वो जल्द से जल्द करवा सके। अच्छा विद्या, पहले भी जमानत याचिका दाखिल की थी, तब खारिज क्यों हुई थी? अभी अभी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया है। हालांकि ऑर्डर जो ऑपरेटिव ऑर्डर था वो कल पास किया था, लेकिन जो डिटेल्ड ऑर्डर था जिसमें वजह बताई गई है वो अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भले ही आर्यन के पास क्योंकि कुछ मिला नहीं ड्रग, तो लेकिन फिर भी उनके ऊपर कंजम्पशन का चार्ज है, यानी कि वो कंज्यूम करते थे। अरबाज के ऊपर भी यही चार्ज है और दोनों साथ में गए थे। और स्पॉट पंचनामा के अनुसार
इन लोगों को क्रूज पे दे वांटेड टू हैव अ ब्लास्ट इज व्हाट इज जो लिखा गया है, यानी कि मौज मस्ती करना चाहते थे क्रूज पे साथ में ड्रग लेके। ये वजह बताई गई है कंजम्पशन के लिए, लेकिन अदालत ने देखा कि भले ही इनके ऊपर कंजम्पशन का चार्ज है, लेकिन जो बाकी जो आरोपी हैं जिन्होंने ड्रग सप्लाई किया, जिनके ऊपर कमर्शियल क्वांटिटी है, वो भी इसी केस में, और ये पूरा एक केस है, तो इसमें अलग अलग करके किसी के लिए कुछ नरम व्यवहार और किसी के लिए गरम व्यवहार ऐसा नहीं किया जा सकता। ये पूरा एक मामला है और इसी वजह से मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स सेशंस कोर्ट ऑलरेडी भेज दिए शुक्रवार को ही, ताकि वहां पर जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। विद्या, एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और अगर ये एक मामला है तो अगली सुनवाई में और दिक्कत हो सकती है क्या? जी देखिए, इस पूरे मामले में जो सतीश मानेशिंदे है उनका यही कहना है कि आप बेलेबल या नॉन बेलेबल पर जाइए ही मत। हमारे क्लाइंट के पास यानी आर्यन खान के पास तो कुछ मिला ही नहीं है। तो जब ये पूरा मामला और जितने एविडेंस हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी एनसीबी के पास हैं, तो हम क्या तोड़ मरोड़ कर सकते हैं एविडेंस के साथ, किस विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन अदालत में एनसीबी का साफ साफ कहना है कि ये बहुत बड़े फैमिली से हैं, इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, एविडेंस को भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, विटनेस को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बेल नहीं देना चाहिए। तो अब जो सेशंस कोर्ट है उस पर डिपेंड करता है कि वो इस पूरे मामले को किस तरह से देखता है, ताकि अगर रिहाई तो रिहाई, नहीं तो फिर और दिनों की जेल के अंदर वो फंसे रहेंगे आर्यन खान। बहुत धन्यवाद विद्या हमारी संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रही थी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आर्यन कब तक जेल में रहेगा। इस केस में एनसीबी तो फुल एक्शन में है, केस से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश एनसीबी कर रही है। मामले में आज आर्यन खान और शाहरुख खान के ड्राइवर से भी पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ही इन तीनों को मन्नत से क्रूज तक लेकर गया था, तो इससे भी अहम जानकारी एनसीबी जुटाएगी। ड्रग्स केस में फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रात जेल में कटी। मां के बर्थडे पर आर्यन ने जेल की रोटी खाई। कल घंटों की बहस के बाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने आर्यन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अब आर्यन को कम से कम सोमवार तक मुंबई के आर्थर रोड जेल में रहना होगा। एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर को समन भेजा है। यही ड्राइवर आर्यन को क्रूज तक लेकर गया था। जांच एजेंसी को शक है कि क्रूज पर पार्टी में शामिल होने के लिए जाते समय आर्यन ने कार में ही ड्रग्स का सेवन किया था। सूत्रों के मुताबिक की जांच में आया कि अरबाज मर्चेंट प्रतीक गाबा के साथ एक और शख्स आर्यन के बंगले मन्नत पहुंचा था। वहां से एक साथ मर्सिडीज गाड़ी में निकले थे। एनसीबी के मुताबिक ये सभी एक साथ क्रूज पार्टी के लिए निकले थे। इसी जानकारी के बाद एनसीबी ने एनपीडीएस के सेक्शन 29 को एफआईआर में जोड़ दिया था। एनसीबी इसी बात को और पुख्ता करने के लिए ड्राइवर का बयान दर्ज कर रही है। आर्यन खान को इस वक्त आर्थर रोड जेल की स्पेशल सेल में रखा गया है, जहां कोविड प्रोटोकॉल के तहत वो क्वारंटीन है। जब क्वारंटीन का वक्त पूरा हो जाएगा तो आर्यन को कैदियों की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इन सब के बीच सवाल खड़ा होता है कि आर्यन खान अब बेल के लिए आगे क्या करेंगे और उन्हें कब तक जेल में रहना पड़ेगा। शनिवार रविवार कोर्ट बंद होने की वजह से आर्यन को जेल में ही रहना है। आर्यन जेल में है, लेकिन बाहर ड्रग्स केस पर घमासान जारी है। आज तक के हाथ लगी पंचनामा की कॉपी में एनसीबी का दावा है कि अरबाज ने आर्यन के साथ ड्रग्स लेने की बात कबूली है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अरबाज मर्चेंट के जूते से चरस बरामद हुई। पंचनामा के मुताबिक एनसीबी ने आर्यन से पूछा कि क्या वो चरस का सेवन करते हैं, तो आर्यन ने चरस लेने की बात स्वीकारी। एनसीबी ने फिर सवाल किया कि क्या क्रूज में चरस लेकर जा रहे थे। आर्यन ने कहा हाँ, क्रूज में उनकी स्मोकिंग की तैयारी थी। एनसीबी ने अरबाज से पूछा कि क्या आर्यन चरस लेता है। हाँ में जवाब मिला। एनसीबी ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास ड्रग्स है, तो अरबाज ने कहा कि उसने जूतों में ड्रग्स छिपा रखी थी। अरबाज ने अपने जूते से एक पाउच निकाला जिसमें 6 ग्राम चरस थी। क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स ब्यूरो का एक्शन जारी है। ये रेड मुंबई के पौष इलाके बांद्रा में फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के ठिकाने पर हुई। छापेमारी के बाद इम्तियाज को एनसीबी दफ्तर में तलब किया गया। इम्तियाज खत्री का बड़े सितारों के साथ उठना बैठना रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि जो रेड है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। 2 गाड़ियों में ये ऑफिशियल यहाँ पर आए हुए थे। कुछ बयान दर्ज किए गए हैं इम्तियाज खत्री के घर के अंदर से, और फिलहाल ये जो गाड़ी है ये भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गाड़ी है जो लगातार रेड में शामिल रही है। घर के अंदर रेड हुई है। इम्तियाज खत्री बॉलीवुड के कई सितारों से उसके लिंक है, बड़ा बिल्डर माना जाता है। उसके ठिकानों पर यहाँ पर रेड हुई है और रेड करने के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ से वापस जा रही है। बहरहाल ड्रग्स केस में एनसीबी फुल एक्शन में है, जहां रोज नए खुलासे होते हैं
वहीं आर्यन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। आर्यन खान गुनाहगार या शिकार, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक। एनसीपी पर एक के बाद एक ये आरोप एनसीबी पर लगा रहे हैं नवाब मलिक। आज नवाब मलिक कुछ ऐसे सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे जहां उन्होंने क्रूज पार्टी को एक साजिश का हिस्सा बताया। वहीं एक और बीजेपी नेता पर उन्होंने सवालिया निशान खड़े कर दिए। पहले एनसीपी दफ्तर में शाहरुख के बेटे आर्यन खान के साथ सेल्फी, फिर आर्यन खान को एनसीपी दफ्तर ले जाने वाले बीजेपी नेता मोहन भंसाली का वीडियो, और अब नई तस्वीरों, वीडियो और आरोपों के साथ एक बार फिर एनसीपी के खिलाफ उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने मोर्चा खोला है, जिन्होंने क्रूज ड्रग्स रेड को साजिश का हिस्सा बताया है। वहीं अब इस कांड में एक और बीजेपी नेता की एंट्री हो चुकी है। नवाब मलिक का कहना है कि ड्रग्स मामले में क्रूज में 1300 लोगों में से सिर्फ 11 लोगों को ही हिरासत में लिया गया। इन्हें पकड़ने के बाद एनसीबी ऑफिस लाया गया और इसमें से आर्यन, अरबाज और मुनमुन समेत 8 को ही अपने पास रखते हुए बाकी 3 आरोपियों को जाने दिया गया। नवाब मलिक ने 3 लोगों की रिहाई पर सवाल खड़े किए हैं। ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला। जिन 3 लोगों को एनसीबी ने छोड़ा उनमें एक बीजेपी नेता मोहित कंबोज का साला ऋषभ सचदेवा है। अपनी बात की पुष्टि के लिए नवाब मलिक ने कुछ वीडियो और तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें ऋषभ सचदेवा अपने पिता और चाचा के साथ एनसीबी ऑफिस से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। नवाब मलिक का कहना है कि दिल्ली से फोन आने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं मोहित कंबोज ने आरोपों से इनकार किया है। जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया, आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया, प्रतीक गाबा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया। एनसीबी बताए अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा? आज जिस हिसाब से ये झूठे आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं, ये सिर्फ अपने दामाद समीर खान की का किस रूप से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ के खुद को इनोसेंस कैसे वो प्रूफ कर सकता है, उनका दामाद की वो झूठी कार्रवाई हुई, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दामाद जो आज इंटरनेशनल नेशनल रैकेट का खुद पेडलिंग का बिजनेस करता था, ड्रग का, और खुद वो कैसे जुड़े हुए थे इस चीज के साथ, उन्होंने कभी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना उन्होंने कभी उस पर स्टेटमेंट दिया। आज वो झूठे आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं। नवाब मलिक के मुताबिक एक साजिश के तहत क्रूज में पार्टी का प्लान किया गया, जिसमें प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था। ऐसे में नवाब मलिक ने दोनों को छोड़े जाने पर एनसीपी को कटघरे में खड़ा किया। वहीं आज तक संवाददाता सौरभ वक्तानिया ने जब आमिर फर्नीचर वाला से फोन पर बात की तो उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया। ने आर्यन खान को वो क्रूज पार्टी पर बुलाया? नहीं सब प्लीज कॉल मत करिए। नवाब मलिक ने एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े समेत तीनों के फोन रिकॉर्ड की जांच की मांग की है। वहीं एनसीबी ने नवाब मलिक के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। हमारा इतना ही सवाल है कि ये 3 लोगों के बारे में एनसीबी बताए, लाया क्यों, छोड़ा क्यों, किसके कहने पे छोड़ा गया। और हम तो मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस से भी मांग करेंगे कि इन सभी के कॉल डिटेल निकाले जाएं। समीर वानखेड़े के भी कॉल डिटेल निकाले जाएं। और जब 3 लोग डिटेन किए गए जिन्हें छोड़ा गया, उनके परिवार के 2 चाचा और उनके पिताजी कैसे एनसीबी ऑफिस में गए, हमें शंका है कि उनके पिताजी के फोन से समीर वानखेड़े की दिल्ली और महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बात हुई है। और निश्चित रूप से कॉल डिटेल सामने आएगी तो सारा पकड़ने से लेके छोड़ने तक का जो भी सच्चाई है लोगों के सामने आएगी।
ऐसा सुनने में आ रहा था कि 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एनसीबी ने 3 को छोड़ा है, जबकि मैंने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें बताया कि हमने 6 लोगों को साक्ष्यों के अभाव पर छोड़ा है। आर्यन की गिरफ्तारी के मामला पूरी तरह से सियासी हो चुका है। जहां महाराष्ट्र सरकार लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है, वहीं एनसीबी की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, अरविंद ओझा और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।